बोरा जी, टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जी, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी जी, पूर्व विधायक जीतराम जी भिंडा साहब और मंच पर विराजमान बद्रीनारायण जी, हरिराम रेणुआ जी और जयपुर ग्रेटर की महापौर सौम्या जी, जिला प्रमुख जयपुर रमा चोपड़ा जी, टोंक जिला प्रमुख सरोज जी और IAS अधिकारी ACS हमारे अपर्णा अरोड़ा जी, नवीन जी, दिल्ली से आई छवि झा जी, मनोज जी, कसेरा जी, शिवांगी जी और यहाँ के जो कार्यक्रम के जो संभाल रहे हैं अरुण तोमर जी, सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति और पत्रकार बंधुओं, आज आप लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का स्पीच सुना और उनके अनुभव और उन्होंने संवाद भी किया। हमारी सरकार, मैं किसी पे कोई कटाक्ष नहीं करूंगा, मेरी बात करूंगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने जो निर्णय लिए हैं 2-3 साल में, उनके बारे में चर्चा करूंगा कि इस योजना में आप लोगों को क्या फायदा हो सकता है। तो इस बार सबसे पहले हमने 2022-23 में कृषि का बजट प्रस्तुत किया है अलग से। ये हमारे पूर्व मंत्री जी, कृषि मंत्री यहाँ विराजमान है, इनकी भी मंशा थी कि मैं करूं, तो हमने उसकी शुरुआत की है और इससे हमारी खेती, कृषि और पशुपालन को कैसे बढ़ावा मिले, हमारा कैसे किसान आर्थिक स्थिति से कैसे इजाफा करे, इन सब चीज़ों को लेकर हमने कृषि का बजट पेश किया है, जिसमें हम जैविक खेती और विभिन्न प्रकार के नए तरीकों से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने ये तैयारी की है। और इसके अलावा हमारा जो बिजली में किसानों को, जो कृषि उपभोक्ता हैं, 1000 रुपये प्रति माह हमको अनुदान देते हैं और प्रतिवर्ष करीब 12,000 रुपये देते हैं। इस तरह राज्य सरकार 1450 करोड़ रुपए सरकार दे रही है। और इसके अलावा जो 50 यूनिट तक बिजली फ्री है, उस पर कोई पैसा नहीं लगेगा। उससे 100 यूनिट या 150 यूनिट तक 3 रुपए की सब्सिडी का अनुदान दिया जाएगा। 150 से 300 तक 2 रुपए का अनुदान दिया जाएगा और उससे 300 यूनिट से भी अधिक है तो उसमें जो आपके स्लैब है वो छूट आपको मिलेगी। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये तय किया है कि किसान जो एग्रीकल्चर क्षेत्र में कोई भी बिजली की दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी। और अन्य क्षेत्रों में जो हम प्रधानमंत्री आयुष्मान की बात कर रहे थे, वो 5 लाख रुपए की बीमा की बात थी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने एक बड़ा कदम उठाया कि 5 लाख रुपए की जगह 10 लाख रुपए का बीमा होगा, उसका फ्री इलाज होगा और उसका दायरा भी जो गंभीर बीमारियां थी, जैसे कैंसर की बीमारी है, हार्ट अटैक है या ट्रांसप्लांट प्लांट है या ब्रेन कैंसर है, इस तरह की जो गंभीर बीमारियां हैं उनका भी निःशुल्क इलाज होगा। आउटडोर इंडोर में जो सुविधा है वो भी निःशुल्क होंगी। तो एक बड़ा निर्णय लिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने। और जो आप चर्चा की प्रधानमंत्री आवास की, तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत सरकार और राज्य सरकार का 60 और 40 का रेशो होता है। चाहे जल जीवन मिशन हो, इसमें भी राज्य सरकार का 40% है और भारत सरकार का 60% है। तो इसके सहयोग से हम जो आज हम काम कर रहे हैं, तो एक धरातल पर काम हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना में माननीय सांसद महोदय यहाँ विराजमान है, उनसे भी चर्चा करना चाहूंगा और उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि अभी हमारा पेंडिंग है 2143 करोड़, वो पैसा हमें मिल जाए तो 15 अगस्त तक
जितने आवास हमारे अधूरे हैं वो पूर्ण हो जाए। इसी प्रकार आपका स्वच्छ भारत मिशन है, उस काम को भी हम गति दे रहे हैं। लेकिन 2018 में ओडीएफ हुआ था, लेकिन धरातल पे वास्तव में भी ओडीएफ नहीं हुआ है। तो जो चीजें हैं हम चाह रहे हैं कि अब हमने काम किया है भारत सरकार राज्य सरकार के सहयोग से कि कुछ जगह हमने मॉडल शौचालय भी बनाए हैं और उनका पैसा उनके खातों में पहुंच रहा है। और कहीं कहीं आज भी जो हम बात कर रहे हैं कि सीधा पैसा नहीं पहुंच पाता है, आज भी दलाल हैं, बिचौली हैं। मैं सच्चाई है उसको छुपा नहीं सकता, आज भी है। ये नहीं कह सकता कौन लोग हैं क्या है, ये पकड़ में भी आते हैं जो दलाली करते हैं या चीटिंग करते हैं लोगों के साथ। तो मैंने इस विभाग में जांचें भी करवाई हैं, दोषियों को पकड़ा भी और जेल के अंदर भी भेजा है, और जो दोषी हैं और जो अधिकारी कर्मचारी संतृप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है। इसी प्रकार मेरे पास पीडीएस सिस्टम था, फूड एंड सिविल सप्लाई। जब भी वार्निंग होती थी गरीब आदमी को गेहूं नहीं मिलता था पूरा, तो मैंने इसको जनाधार से जोड़ा। जनाधार से जोड़ने के बाद कुछ परिवारों को हमने चिन्हित किया जो सरकारी सेवा में थे, वो सरकारी सेवा में इसका फायदा उठा रहे थे, तो उनके खिलाफ हमने कार्रवाई भी की और 27 रुपए किलो के हिसाब से हमने रिकवरी भी की। लेकिन मंच के माध्यम से मैं यहाँ गजेंद्र सिंह जी होते तो और भी अच्छी बात होती, वो आ नहीं पाए किसी कारणवश। तो कहना चाहता हूं कि खाद्य शिक्षा योजना में नाम जुड़े, हमारी सीलिंग सीमा तय है 4.46 करोड़, तो वो सीमा हटे, क्योंकि 2011 की सेंसस के आधार पर ये व्यवस्था चल रही है। आज 2022 हो गया तो लोगों की संख्या बढ़ी है। दूसरी प्रॉब्लम आप लोग भी सब जानते हैं कि कोरोना काल में लोगों की आर्थिक स्थिति भी खराब हुई है, इसलिए हम चाहते हैं कि इसका सर्वे दोबारा हो, लोगों के नाम खाद्य सूची में जुड़े, जिससे लोगों को गेहूं मिले। और इसमें भी हम आगे जो कुछ लोग हैं बहुत पैसे वाले हैं वो भी जुड़े हुए हैं, तो उसका भी हम सर्वे करवा रहे हैं कि कोई भी पात्र व्यक्ति इस योजना से वंचित नहीं रहे और जो गरीब है वो इस योजना से जुड़ना चाहिए। तो इसी प्रकार हमारी अन्य स्कीमें हैं जिसमें हमने आपका दुर्घटना बीमा है वो 5 लाख रुपए तक का कर दिया है हमने। अन्य योजनाओं में हमने भारत सरकार के सहयोग से आपके वाटर सोर्स डिपार्टमेंट के माध्यम से जो आपके सतही पानी को रोकना है, अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज करना है, उसमें भी एक अच्छा हम काम कर रहे हैं। और पंचायत राज के माध्यम से हमने नरेगा में 100 दिन के अलावा राज्य सरकार के बजट से 25 दिन एक्स्ट्रा देंगे, उसका राज्य सरकार वहन करेगी, जिसपे करीब 750 करोड़ रुपए का बजट अलग से होगा। कैथोड़ी सहरिया जाति जनजाति के लोग हैं, उनको नरेगा के माध्यम से 100 दिन का कार्य दिया जाता था, अब हमने उसको 100 दिन एक्स्ट्रा देंगे, टोटल उनको 200 दिन का काम मिलेगा। तो वो लोग भी, वो पैसा भी हम राज्य सरकार वहन करेगी। तो इस प्रकार जो भी हमारी सरकार की योजना है विभिन्न स्कीमों के माध्यम से हम चाहते हैं कि गरीब तक, जो अंतिम छोर पे जो व्यक्ति रहता है वहां तक उस योजना का लाभ उस व्यक्ति को मिले, उस पात्र व्यक्ति को मिले, उसमें पारदर्शिता हो, कहीं कोई दलाली नहीं हो, कहीं कोई चीटिंग नहीं करे। ये हमने व्यवस्था की है, मॉनिटरिंग पूरी तरह से कर रहे हैं राज्य सरकार के माध्यम से। हमने जो एक फैसला लिया है, एक बड़ा फैसला, कि ओल्ड स्कीम जो पुरानी पेंशन योजना थी वो करीब 2004 से 1 जनवरी 2004 से बंद थी। कर्मचारियों की मांग थी कि ओल्ड पुरानी पेंशन योजना है इसको लागू करें, तो 1 अप्रैल से हमने लागू कर दी है और एक बड़ा एक फैसला है। इसी प्रकार हमने अभी माननीय मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा की है कि चिरंजीवी जो परिवार हैं, डिजिटल सेवा देनी है हमें, तो चिरंजीवी की जो महिलाएं 1,33,00,000 महिलाओं को 3 साल की कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिए जाएंगे। स्मार्टफोन के माध्यम से उनको रोजगार भी मिलेगा और अपडेट होंगे, जागरूकता आएगी। वैसे भी हमने राजीविका के माध्यम से
महिलाओं को जागरूक किया है। हमारी विभिन्न विभागों की जो स्कीम है उनका प्रचार प्रसार का पैसा था, अन्य चीजों में खर्च हो जाता था, बुक्स छपाते थे, पेंटिंग करवाते थे। हमने तय किया है कि वो काम हमारी राजीविका की महिलाएं करेंगी, उनको वो पैसा महिलाओं को मिलेगा तो उनकी आमदनी बढ़ेगी, उनका आर्थिक स्थिति में मजबूती होगी। इसी प्रकार हमने निःशुल्क जो चिरंजीवी योजना, दुर्घटना बीमा, इसके अलावा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जैसे महात्मा गांधी नरेगा योजना में जो काम चलता है, जो व्यक्ति शहर में निवास करते हैं उनके लिए भी हमने 100 दिन का रोजगार का प्रबंध किया है और उनको भी रोजगार मिलेगा। जिस तरह नरेगा एक्ट बना हुआ है, ऑन डिमांड जो काम मांगेंगे तो शहर में भी लोगों को काम मिलेगा। इसके अलावा जो हमने एक फैसला लिया, ये आप लोगों को भी जानकारी होगी कि गरीब का भी बच्चा अंग्रेजी स्कूल में पढ़े, इंग्लिश मीडियम उसको आना चाहिए, मतलब इंग्लिश मीडियम भी पढ़े, तो गरीब के लिए एक सपना था। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के जो विद्यालय खोले हैं, वो हमारे महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर करीब 562 विद्यालय खोले हैं और आज करीब 87,293 नामांकित हैं विद्यार्थी। और इसी प्रकार एक बड़ा फैसला लिया है कि पूरे राजस्थान में 210 राजकीय माध्यमिक विद्यालय महाविद्यालय खोले हैं और 91 कन्या महाविद्यालय खोले हैं, तो शिक्षा का स्तर ऊंचा बढ़े और जगह जगह उपखंड लेवल पर यह व्यवस्था हो। इसी प्रकार हमने औद्योगिक क्षेत्र में जो MSME है, जिसमें 3 साल के लिए के ऐसा सिस्टम था कि कोई भी स्वीकृति नहीं लेनी है, कोई NOC नहीं लेनी है, कोई निरीक्षण नहीं होगा, उसको बढ़ाकर हमने 5 साल कर दिया है, जिसमें कोई भी स्वीकृति किसी प्रकार की नहीं जाएगा, कोई चेकिंग नहीं होगी, जब तक वो बिना NOC के अपना काम करेगा। उद्यमियों के लिए एक बेहतर एक मौका है। ये माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की सोच, सरकार की सोच है। और इसी प्रकार एक सबसे बड़ा जो काम माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने किया है कि हम सिलिकोसिस की एक नीति लेकर आए कि जो परिवार खनन क्षेत्र में काम करते हैं उनको सिलिकोसिस की बीमारी हो जाती है और वो पीड़ित रहता है। पहले तो प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट बनवाने के लिए चक्कर काटने पड़ते हैं, उसमें एक बोर्ड होता है, न्यूमोनिकोसिस बोर्ड होता है, उस बोर्ड के माध्यम से प्रमाण पत्र मिलता है। फिर वो दलालों के चक्कर काटता था। हमने सीधा तय कर दिया है कि जिसका प्रमाण पत्र प्रमाणित हो गया है और बोर्ड के माध्यम से कलेक्टिव में जमा हो गया है, हर जिले में बोर्ड बना हुआ है, तो जो व्यक्ति प्रमाणित हो गया, सर्टिफाई हो गया है, उसको हम 3 लाख रुपए देंगे और उसको जो हमारी निःशक्तजन विशेष जो योग्यजन के लिए पेंशन है वो 1500 रुपए प्रति माह उसको मिलेगी। उसके अलावा यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए देंगे और दाह संस्कार के लिए भी 10,000 रुपए की व्यवस्था सरकार ने की है। तो सरकार ने काफी अच्छे कदम उठाए हैं और कुछ बिंदु 1-2 रहे क्योंकि आपको भी काफी समय हो गया। तो मैं जो चीजों के बारे में जो चर्चा करना चाहता था कि उज्ज्वला गैस योजना की बात चल रही थी, तो उसमें हम चाहते हैं कि सरकार और सब्सिडी दे गरीब को, क्योंकि अब एक बार तो आपने सिलेंडर दिलवा दिया, सिलेंडर महंगा हो गया है तो गरीब अब सिलेंडर नहीं खरीद पा रहा है। सेकंड रिफिलिंग सिस्टम देख लें आप, तो तीसरी बार सिलेंडर कितने लोगों ने खरीदा। तो सांसद मोहे दोनों यहाँ विराजमान है, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि इस सिस्टम में थोड़ा सा सुधार लाएं और जल जीवन मिशन में जो आपका हमारा 40-60 के रेशो में जो गांवों में काम हो रहा है और घर घर नल की योजना बनाई जा रही है, वो बिल्कुल ठीक है, दोनों ही स्टेट और भारत सरकार काम कर रही है, लेकिन उसमें 10% का जो कंट्रीब्यूशन का जो पैसा है लोग नहीं दे पा रहे। तो कुछ आप करें, कुछ हम करें, एक बार कंट्रीब्यूशन प्लस हमने तय किया है, अभी एक मीटिंग हमारी कैबिनेट की होगी उसमें कि मैक्सिमम 3 साल से 5 साल के बीच में
इसको पीएचडी डिपार्टमेंट मेंटेनेंस करे, ग्राम पंचायतों को देना चाहते हैं दे देंगे, सही सफल नहीं होगा, हजारों करोड़ का व्यय है वो खराब हो जाएगा। तो इसमें भी हमारी चर्चा है और आप लोग भी इसमें सहयोग करें। और इसी प्रकार हमारा जो नरेगा का मेटेरियल का पैसा है वो 3000 करोड़ रुपए है, जिसमें मैट भी है, मिस्त्री भी है और प्रशासनिक खर्चा भी है। और जो एक्ट बना है उसमें पानी पिलाने तक का भी मैट के साथ साथ जो पैसा है वो भी अभी रुका हुआ है। तो मैं आप लोगों से आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को, हमारे केंद्रीय मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह जी को कहना चाहता हूँ कि ये पैसा 1.25 साल के करीब हो गया, ये पैसा मिल जाना चाहिए। और इसमें कुछ 1-2 सुझाव थे, वो यहाँ चर्चा नहीं होगी कि मैट जो मिस्त्री होता है, कारीगर का पैसा है, उसको अलग हेड कर दिया जाए, मैट का अलग हेड बना दिया जाए, प्रशासनिक खर्चा है अन्य वो समय पर सबके साथ मिले तो ठीक है, लेकिन एक कारीगर का पैसा आप 2-3 महीने में मिलना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी मांग थी जिनके माध्यम से हम परेशानी हो रही है लोगों को, तो समय पर पैसा मिले। और गजेंद्र सिंह जी होते तो एक बात आपके माध्यम से उनको पहुंचाना चाहता हूं कि हमारी ईस्टर्न कैनाल पूर्वी राजस्थान की एक बड़ी मांग है और एक जीवन रेखा है 13 जिलों की, आप लोगों के माध्यम से ही उसको आगे बढ़ाया गया। तो वो राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो जाए तो एक अच्छी बात है, क्योंकि 90-10 के रेशो में पैसा मिल जाए। राज्य सरकार के पास इतना पैसा नहीं होता, आप लोगों को भी जानकारी है। तो मैं सभी जो 25 सांसद हैं, राज्यसभा मेंबर हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्वी राजस्थान के लिए कुछ कदम उठाएं और हमारी जो कोशिश है, हमारा संघर्ष है, उसमें आप सपोर्ट करें। मुख्यमंत्री ने भी चिट्ठी लिखी है, बात भी की है, हमने भी काफी बार प्रयास किए और आप लोगों ने भी किए। तो पूर्वी राजस्थान के लिए एक जीवन रेखा है, जीवन दायिनी है। तो ईस्टर्न कैनाल का काम हो जाए, 90-10 के रेशो में पैसा मिले, राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो जाए तो 13 जिलों के लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। आप लोग सभी यहाँ पधारे और हमारी बात को आपने धैर्य से सुना, प्रधानमंत्री जी की बात को धैर्य से सुना। जो योजना है उनमें पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है, ईमानदारी से लोग काम करेंगे। आप हमारे जनप्रतिनिधि भी काम करें, अधिकारी भी काम करें, तो जनता का पैसा है, जनता तक सीधे 100% पहुंचे। तो ये हमारी सबके जनप्रतिनिधियों की और अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है। तो एक संकल्प हो, एक सिस्टम हो कि गरीब का पैसा गरीब के खाते में समय पर पहुंचे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मंत्री जी ने 2-3 बात बहुत जरूरी कही है। तुरंत कहा 2 सांसद बैठे हैं। माननीय मंत्री जी, पोर्टल आपने 3 साल से बंद किया हुआ था, मैंने खुद ने लोकसभा में उठाया और खुद के उठाने के बाद माननीय प्रधानमंत्री ने मुझे बुलाया, तुरंत पोर्टल खुला। हम अभी मुफ्त गेहूं दे रहे हैं, आपने नहीं देना बंद किया, आप चालू करो। आपका जल शक्ति मंत्रालय ने 26,000 करोड़ रुपए दिया हुआ है, आप अपनी बात को आगे बढ़ाओ ताकि फंड आपका दें तो ये पानी का बहुत जल्दी काम हो जाए। आपके मेडिकल कॉलेज सारे सेंक्शन हुए पड़े हैं, हमने पैसा दिया हुआ है, आप आगे बढ़ो। नहीं, ज़्यादा नहीं कह रहा मैं, 2-3 बात, क्योंकि आपने नाम ले दिया, मैं इसलिए कह रहा हूँ। तो आप अपनी बात को पूरा करो। अभी मेटल की बात, अपर्णा जी बैठी है, मैं खुद होकर आया था, हमने माननीय मंत्री जी को भी और वहाँ पर सिन्हा साहब को भी मैं खुद देख आया हूँ कि मेटल का पैसा आप दो ताकि काम आगे बढ़ा सके। तो हमारा जो फर्ज है, हम 25 से 25 साल से पूरी तरह से करते हैं, आप अपनी तरह से बढ़ाओ। जो 60-40 है, अब ईस्टर्न कैनाल आप कह रहे हो कि 100 का 100% पैसा दे दें। अगर किसी प्रदेश में और मैं गया हो तो हम भी माननीय प्रधानमंत्री कहें 100 का 100 दे दो, नहीं तो आप 60-40 जोड़ो, हम तैयार है, कल पैसा मैं दिलवा दूँ। मैं कह रहा हूँ इस बात, मैं तैयार हूँ इस बात के लिए। निवेदन करूंगा पूर्व कृषि मंत्री से वो मंच पे आए। बद्रीनारायण जी, अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान संघ, उनसे भी निवेदन करूंगा वो भी मंच पे आए। संस्थान के निदेशक श्री रमेश चंद्र जी मीणा जी, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री राजस्थान सरकार का स्वागत सम्मान करते हुए मैं सभागार में उपस्थित सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि हमारे अतिथियों का करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत करें। स्वागत करते हुए सांसद टोंक सवाई माधोपुर श्री सुखबीर सिंह जोनाकोरिया जी का,
जयपुर शहर सांसद श्री रामचंद्र जी बोरा जी का, सम्मानित श्री हरिराम जी रेणवा जी, प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा राजस्थान, मेयर सौम्या जी जयपुर ग्रेटर, सम्माननीय रमा चोपड़ा जी जिला प्रमुख जयपुर, सम्माननीय प्रभुलाल सैनी जी पूर्व कृषि मंत्री राजस्थान सरकार, सम्मानित श्री परिषद नई दिल्ली द्वारा हमें निर्देश मिले थे कि जो भी राजस्थान बेस्ड भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान हैं उनके द्वारा जुड़े हुए किसानों को एक जयपुर में एक ऐसी जगह इकट्ठा किया जाए जहां पे विभिन्न संस्थानों की जो कार्य गतिविधियां हैं, अनुसंधान कार्य हैं, प्रसार कार्यक्रम हैं, उनको प्रदर्शनी के माध्यम से, किसान गोष्ठी के माध्यम से और स्थलों पर जो विषय विशेषज्ञ हैं उनके माध्यम से नवीन तकनीकियों के द्वारा उनको जागरूक करना और कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में जो नए नए अनुसंधान कार्य हो रहे हैं उनके बारे में उनको अवगत कराना, ये हमारे को जिम्मेदारी जी। हम सब आपका मंच पर स्वागत करते हैं। मंच पर मौजूद हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और खेल एवं युवा मामलों के मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश सरकार के शहरी विकास मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज और शिमला से लोकसभा के सांसद एवं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष श्री सुरेश कुमार कश्यप जी का भी हम स्वागत करते हैं। आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका देवभूमि हिमाचल प्रदेश से बहुत लंबा नाता रहा है और माननीय आपकी आज की यह यात्रा इस जुड़ाव को और ज्यादा मजबूत कर रही है। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले हम आमंत्रित करना चाहेंगे हिमाचल प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री देखा कि कैसे पारदर्शी व्यवस्था से डिजिटल भारत, डिजिटल इंडिया के माध्यम से देश के अन्नदाताओं के खातों में सीधे 21,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी के हाथों से ट्रांसफर हुए हैं और लाभ पाने वाले किसानों की जो संख्या है वो 10 करोड़ है। और अपने आप में अगर आज तक की बात की जाए, अगर इस किश्त को 11वीं किश्त को मिला दिया जाए तो 2 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम अब तक किसानों के खातों में पहुंच चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। और भारत के मान सम्मान को देश दुनिया में बढ़ाने का काम करने वाले, देश की 130 करोड़ जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले ऐसे